हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इस वीडियो में संपूर्ण काव्य शास्त्र कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस का ये वीडियो रहने वाला है और पूरी तरीके से काव्य शास्त्र यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही बेहतर लगेगा और यहाँ से सभी काव्य शास्त्र के प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे टीजीटी, पीजीटी या नेट या जेआरएफ कहीं पर भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि बेहतर यहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली किसकी परिभाषा है? यह जो परिभाषा दी है इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली किसकी परिभाषा है? क्या भामा की है, क्या दंडी की है, रुद्रट की है या फिर विश्वनाथ की है? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका हो जाएगा? तो क्या बताएंगे कि यह जो परिभाषा है यह दंडी की है, अर्थात विकल्प 2 सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, शब्दार्थो सहितो काव्यम किसकी परिभाषा है? यह परिभाषा दी है शब्दार्थो सहितो काव्यम किसकी परिभाषा है? क्या दंडी की है, क्या रुद्रट की है, भामा की है या फिर विश्वनाथ की है? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और जल्दी जल्दी इनको कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 का जो विकल्प होगा वो विकल्प 3 हो जाएगा, अर्थात भामा की यह परिभाषा है। शब्दार्थो सहितो काव्यम परिभाषा जो है ये भामा की है। प्रश्न संख्या 3, नन्नु शब्दार्थो काव्यम किसकी परिभाषा है? नन्नु शब्दार्थो काव्यम किसकी परिभाषा है? क्या रुद्रट महोदय की है, क्या भामा की है, क्या विश्वनाथ की है या फिर मम्मट की है? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आप लोग भी अपना आंसर देने का प्रयास करें और खुद की जानकारी को परखें कि आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं काव्य शास्त्र में। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि जो है नन्नु शब्दार्थो काव्यम किसकी परिभाषा है, तो आप बताएंगे कि यह रुद्रट महोदय की परिभाषा है, अर्थात विकल्प पहला सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 में देखिए क्या कहा गया है, वाक्य रसात्मक काव्य यह परिभाषा किसने दी है? वाक्यम रसात्मक काव्य यह परिभाषा किसने दी है? क्या भामा की परिभाषा है, रुद्रट की है, दंडी की है या फिर आचार्य विश्वनाथ की है? तो आप इससे पहले 3 लोगों की परिभाषाएं देख चुके हैं तो आपको आंसर पता चल गया होगा कि यह परिभाषा किसकी है। तो बताएंगे वाक्य रसात्मक काव्य परिभाषा आचार्य विश्वनाथ की है, अर्थात विकल्प 4 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, आचार्य मम्मट ने काव्य के कौन से लक्षण माने हैं? आचार्य मम्मट ने काव्य के कौन से लक्षण माने हैं? क्या अलंकार युक्त माना है, क्या दोष रहित माना है, गुण सहित माना है या फिर उपरोक्त सभी माना है? तो मम्मट ने काव्य के कौन से लक्षण माने हैं? तो आप बताएंगे कि मम्मट ने अलंकार युक्त काव्य का लक्षण माना है, दोष रहित काव्य का लक्षण माना है, गुण सहित माना है, अर्थात विकल्प 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, केशव के अनुसार काव्य के लक्षण हैं। तो केशव के अनुसार काव्य के लक्षण क्या हो जाएंगे? क्या केशव ने काव्य को रसयुक्त माना है, दोष रहित माना है या अलंकार युक्त माना है या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा? तो यहाँ कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो आप बताएंगे केशव ने काव्य के लक्षणों में रसयुक्त, दोष रहित और अलंकार युक्त माना है, अर्थात विकल्प 4 बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी को माना है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, कल्पना की अभिव्यक्ति, ये कल्पना की अभिव्यक्ति काव्य है, यह कथन किसका है? क्या कीट्स महोदय का है, क्या पीबी शैली जी का है,
क्या शेक्सपियर का है या फिर वर्ड्सवर्थ का है? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो कल्पना की अभिव्यक्ति काव्य है या कथन किसका है? तो आप बताएंगे यह कथन पीबी शैली का है, अर्थात विकल्प 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर तरीके से इसको समझ पा रहे होंगे। प्रश्न संख्या 8, जीवन की वास्तविक घटनाओं के सत्य वर्णन को काव्य किसने माना? जीवन की वास्तविक घटनाओं के सत्य वर्णन को काव्य किसने माना? क्या वर्ड्सवर्थ ने माना है, पीबी शैली ने माना है, कीट्स ने माना है या फिर हंट ने माना है? तो किसने माना है? तो क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे कि जीवन की वास्तविक घटनाओं के सत्य वर्णन को काव्य किसने माना है? तो आप कहेंगे वर्ड्सवर्थ ने माना है, अर्थात विकल्प पहला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपका उत्तर पहला होगा। प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 9, संस्कृत काव्यशास्त्र में गद्य पद्य की स्थिति क्या थी? तो संस्कृत काव्यशास्त्र में गद्य और पद्य की स्थिति क्या थी? क्या दोनों अलग अलग हैं? क्या गद्य नहीं था? क्या दोनों एक थे या फिर उपरोक्त में कोई नहीं? तो प्रश्न संख्या 9 में क्या हो जाएगा? क्या बताएंगे आप? कहेंगे संस्कृत काव्यशास्त्र में गद्य पद्य की स्थिति क्या थी? तो गद्य और पद्य दोनों एक ही थे, अर्थात विकल्प 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। किस विद्वान ने काव्य को जीवन की आलोचना माना है? काव्य को जीवन की आलोचना किसने माना है? क्या मैथ्यू अर्नाल्ड ने माना है, पीबी शैली ने माना है, वर्ड्सवर्थ ने या फिर जॉन कीट्स ने माना है? तो यहाँ काव्य को जीवन की आलोचना किसने कहा है या कथन है, तो किसका है? तो बताएंगे मैथ्यू अर्नाल्ड का, अर्थात विकल्प पहला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला अर्थ समूह काव्य है या किसका कथन है? रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला अर्थ समूह काव्य है या कथन किसका है? क्या रामचंद्र शुक्ल का है, क्या तुलसीदास का है, निराला जी का है या फिर पंडित जगन्नाथ का है? तो यह कथन किसका है? तो आप क्या बताएंगे? विकल्प पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन सा विकल्प आप सही बताएंगे? तो बताएंगे रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला अर्थ समूह काव्य है या कथन जो है पंडित जगन्नाथ जी का, अर्थात विकल्प 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। कविता को किसने पैशन माना है? कविता को पैशन किसने माना है? क्या जॉन कीट्स ने माना है, क्या हंट ने कहा है, पीबी शैली या फिर वर्ड्सवर्थ? तो कविता को पैशन किसने कहा है? तो आप क्या बताएंगे? कहेंगे कविता को पैशन हंट जी ने कहा है, अर्थात विकल्प 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, पुरुषार्थ चातुष्टय को किसने काव्य प्रयोजन माना है? पुरुषार्थ चातुष्टय को किसने काव्य प्रयोजन माना है? क्या आचार्य वामन जी ने माना है, क्या आनंद वर्धन जी ने माना है, आचार्य भामा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो आप कहेंगे पुरुषार्थ चातुष्ट को काव्य का प्रयोजन मानने वाले जो आचार्य थे, कहेंगे आचार्य भामा थे, अर्थात विकल्प 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर सेशन लग रहा होगा। यहाँ से आप संपूर्ण काव्यशास्त्र कंप्लीट कर सकते हैं, एक ही वीडियो में काव्यशास्त्र खत्म। आपकी परीक्षा की टेंशन खत्म कि काव्यशास्त्र कहाँ से आएगा, आपको सारे प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। हिंदी में गद्य पद्य की स्थिति क्या थी? यानी कि अभी हम लोगों ने संस्कृत में गद्य और पद्य की स्थिति को देखा, जो कि दोनों एक ही थे, परंतु यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी में गद्य और पद्य की स्थिति क्या थी? क्या दोनों अलग अलग थे, क्या स्थिति अस्पष्ट थी, क्या दोनों एक थे या फिर उपयुक्त सभी हो जाएंगे? तो यहाँ पर क्या विकल्प होगा? संस्कृत में गद्य और पद्य एक ही थे, परंतु हिंदी में गद्य और पद्य दोनों अलग अलग
रूपों में विद्यमान थे, अर्थात विकल्प आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 15, काव्य प्रयोजन को मनोरंजन किसने माना है? काव्य प्रयोजन को मनोरंजन किसने माना है? क्या मनोरंजन मम्मट ने माना है, आनंदवर्धन ने माना है, आचार्य भामा ने, या फिर विश्वनाथ जी ने माना है? तो किसने माना है? विकल्प 1, 2, 3, 4 में कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे कि जब हम काव्य का प्रयोजन करते हैं तो उसमें मनोरंजन होता है, और मनोरंजन से हमें क्या प्राप्त होता है? तो आप कहेंगे सर जी आनंद प्राप्त होता है, अर्थात मनोरंजन को काव्य का प्रयोजन मानने वाले जो आचार्य थे, आचार्य आनंदवर्धन जी थे। विकल्प आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 16, आनंद और यश को किसने काव्य प्रयोजन माना है? आनंद और यश को काव्य प्रयोजन किसने माना है? क्या विश्वनाथ जी ने माना है, क्या भामा जी ने माना है, आचार्य वामन ने माना है, या फिर मम्मट ने माना है? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 16 का विकल्प 1, 2, 3 या 4 सही होगा। तो आप क्या बताएंगे कि आनंद और यश को काव्य का प्रयोजन मानने वाले जो आचार्य थे, आचार्य मम्मट थे, अर्थात विकल्प आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, किसने लोक कल्याण को काव्य प्रयोजन माना है? लोक कल्याण को काव्य प्रयोजन किसने माना है? क्या भामा ने माना है, मम्मट ने माना है, भरत मुनि ने माना है, या फिर वामन ने माना है? काव्य का प्रयोजन लोक कल्याण को किसने माना है? तो क्या आप बताएंगे भामा, मम्मट, भरत मुनि या फिर वामन? तो आप बताएंगे कि लोक कल्याण को काव्य प्रयोजन मानने वाले आचार्य भरत मुनि थे, अर्थात विकल्प 3 सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। तुलसीदास ने काव्य प्रयोजन किसे माना है? बहुत ही बेहतर प्रश्न है। क्या तुलसीदास ने काव्य प्रयोजन स्वांत सुखाय को माना है, सम्मान प्राप्ति को माना है, परिजन हिताय को माना है, या फिर उपरोक्त सभी को माना है? तो तुलसीदास ने काव्य का प्रयोजन किसे माना है? तो आप कहेंगे कि तुलसीदास ने जो काव्य प्रयोजन माना है वह स्वांत सुखाय को माना है, अर्थात विकल्प पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न संख्या 19, काव्य प्रयोजन के मुख्य तत्व हैं। तो काव्य प्रयोजन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? क्या सौंदर्य एवं सत्यबोध हैं? क्या पुरुषार्थ चातुष्टय है? क्या लोक मंगल की भावना है, या फिर उपरोक्त सभी होगा? तो काव्य प्रयोजन के मुख्य तत्वों में क्या क्या आते हैं? तो आप बताएंगे सौंदर्य होता है, सत्यबोध होता है, पुरुषार्थ चतुष्टय है, लोक मंगल की भावना है, स्वांत सुखाय है, अर्थात आप कहेंगे कि 19 का विकल्प जो सही होगा वो 4 हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न संख्या 20, किसने आत्माभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन माना है? आत्मा अभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन मानने वाले आचार्य कौन थे? क्या श्याम सुंदर दास जी थे? क्या डॉक्टर नगेंद्र ने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही होगा? तो बताएंगे आत्माभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन डॉक्टर नगेंद्र ने माना है, अर्थात विकल्प 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, काव्य को शिक्षक के प्रयोजनार्थ किसने माना है? काव्य को शिक्षक के प्रयोजनार्थ किसने माना है? क्या दिनकर जी ने माना है? क्या तुलसी ने माना है, नगेंद्र ने, या फिर केशवदास ने? तो शिक्षक के प्रयोजनार्थ काव्य का प्रयोजन किसने माना है? तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे विकल्प ए सही है, अर्थात दिनकर जी ने जो है शिक्षक के प्रयोजनार्थ काव्य को माना है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। तो प्रश्न संख्या 22, काव्य के मुख्य भेद कितने हैं? काव्य के मुख्य भेद कितने हैं? क्या 5 हैं, क्या 3 हैं, 2 हैं, या फिर 4 हैं? काव्य के कितने मुख्य भेद हैं? तो क्या बताएंगे? कहेंगे कि काव्य के
तीन मुख्य भेद हैं, अर्थात विकल्प 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 23 की ओर। और प्रश्न संख्या 23 में क्या कहा है, काव्य के भेद कौन कौन से हैं, या काव्य के भेद कौन से हैं। तो क्या बताएंगे कि कविता है, दृश्य है, श्रव्य है, या फिर 2 व 3 है। तो क्या बताएंगे काव्य के भेद कितने हैं। तो वहाँ पर काव्य के मुख्य भेदों में 3 माना गया है, लेकिन यहाँ भेद की बात करें तो क्या क्या होंगे। तो आप बताएंगे दृश्य भी होता है, श्रव्य भी होता है, और दृश्य और श्रव्य दोनों एक साथ होते हैं। अर्थात हम कहें यहाँ पर जो विकल्प होगा वो आपका विकल्प 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। काव्य के भेद दृश्य और श्रव्य दोनों होते हैं। प्रश्न संख्या 24, श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो श्रव्य काव्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। क्या गद्य आता है, क्या चंपू आता है, पद्य आता है, या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो क्या बताएंगे कि श्रव्य काव्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो आप कहेंगे गद्य भी आता है, पद्य भी आता है, और चंपू भी आता है। चंपू का मतलब क्या होता है। तो आप कहेंगे गद्य और पद्य दोनों, गद्य और पद्य दोनों एक साथ होंगे, उसे चंपू कहेंगे। अर्थात यहाँ पर जो विकल्प होगा वो आपका विकल्प 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, विचार प्रधानता किसका लक्षण है। कि विचार प्रधानता किसका लक्षण है। क्या गद्य का है, पद्य का है, चंपू का है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो विचार प्रधानता जो है ये किसका लक्षण होता है। तो आप बताएंगे कि विचार प्रधानता गद्य में निहित होती है। अर्थात विकल्प पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, रंगमंच का संबंध किस विधा से है। रंगमंच का संबंध किस विधा से है। क्या गद्य से है, क्या नाटक से है, कविता से है, या फिर कहानी से है। तो आप क्या बताएंगे कि रंगमंच का संबंध जो है वो किससे है। तो आप कहेंगे कि रंगमंच का संबंध नाटक से है। अर्थात विकल्प 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, काव्य को किन रूपों में बांटा गया है। काव्य को किन रूपों में बांटा गया है। क्या प्रबंध के रूप में, गद्य के रूप में, मुक्तक के रूप में, अथवा 1 व 3 दोनों के रूप में बांटा गया है। तो आप क्या बताएंगे काव्य को किन रूपों में बांटा गया है। तो आप कहेंगे प्रबंध व मुक्तक। तो यहाँ बताएंगे कि काव्य को प्रबंध और मुक्तक दोनों रूपों में माना गया है। अर्थात विकल्प 4 बिल्कुल सही होगा, 1 व 3 दोनों हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28, महाकाव्य की विशेषता है। तो महाकाव्य की विशेषता क्या है। क्या पुरुषार्थ चतुष्टय है, क्या सर्गबद्ध कथावस्तु का ऐतिहासिक रूप है, क्या महान चरित्र नायक एक रस की प्रधानता है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो क्या बताएंगे कि महाकाव्य की विशेषता क्या होती है। तो आप क्या बताएंगे विकल्प 1, 2, 3 व 4 में। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि महाकाव्य की विशेषता में पुरुषार्थ चतुष्टय होता है, सर्गबद्ध कथा वस्तु होती है, इसमें ऐतिहासिकता भी होती है, महान चरित्र नायक होता है, इसमें एक रस की प्रधानता भी होती है। तो अर्थात विकल्प आपका 4 बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। क्लियर है। उम्मीद करते हैं सेशन आपको बहुत ही बेहतर लग रहा होगा। आप अंत तक वीडियो में बने रहें, संपूर्ण काव्यशास्त्र आप कंप्लीट कर लेंगे। इससे बाहर कोई भी प्रश्न जानने की उम्मीद नहीं रहेगी। चलिए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। महाकाव्य के उदात्त भाव को प्रमुखता दी है। तो जो उदात्त भाव होता है वो उसमें प्रमुखता किसने दी है। क्या श्याम सुंदर दास जी ने दी है, क्या रामचंद्र शुक्ल जी ने उदात्त भाव को प्रमुख माना है, क्या डॉक्टर नगेंद्र ने माना है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। तो जो है महाकाव्य के उदात्त भाव को प्रमुख किसने माना है। तो आप क्या बताएंगे। तो कहेंगे कि डॉक्टर नगेंद्र जी ने महाकाव्य के उदात्त भाव को प्रमुख माना है। अर्थात विकल्प 3 बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं हम लोग। और प्रश्न संख्या 30 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में काव्य का प्रमुख भेद कौन सा है। काव्य का प्रमुख भेद इसमें कौन सा है। क्या प्रबंध एवं मुक्तक काव्य है, क्या महाकाव्य एवं मुक्तक काव्य है, क्या प्रबंध एवं खंड काव्य है, या महाकाव्य एवं खंड काव्य है। तो काव्य का प्रमुख भेद कौन सा इसमें हो जाएगा, तो क्या बताएंगे आप। कहेंगे कि काव्य का प्रमुख भेद प्रबंध एवं मुक्तक दोनों होते हैं, अर्थात विकल्प पहला सही हो जाएगा। प्रबंध के अंतर्गत ही आते हैं, प्रबंध के अंतर्गत ही क्या क्या आते हैं, तो आप बताएंगे प्रबंध में महाकाव्य भी होता है और खंड काव्य भी होता है। तो प्रबंध और मुक्तक ये आपके दोनों महाकाव्य के काव्य के भेद हो जाएंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 31, मुक्तक को किन रूपों में विभाजित किया जा सकता है। कि मुक्तक जो है इसको किन रूपों में विभाजित किया जा सकता है। क्या पाठ्य के रूप में विभाजित कर सकते हैं, एकांकी के रूप में, प्रगीत के रूप में, या फिर विकल्प 4 1 तथा 3 दोनों के रूप में इसको विभाजित कर सकते हैं। तो मुक्तक को विभाजित किन किन रूपों में किया जा सकता है, तो आप बताइएगा कि पाठ्य और प्रगीत दोनों में किया जा सकता है, अर्थात विकल्प आपका 4 बिल्कुल सही होगा, 1 तथा 3 दोनों हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 32, खंड काव्य में लक्षण नहीं है। कि जो खंड काव्य है इसका कौन सा लक्षण नहीं होता है। जीवन के एक पक्ष का चित्रण होता है क्या, नायक के जीवन का संपूर्ण चित्रण, महाकाव्य का एक देशीय रूप, या फिर उद्देश्य की शीघ्र परिणित होता है। तो खंड काव्य का लक्षण कौन सा नहीं होता है, 1 2 3 4 कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि खंड काव्य में जीवन के एक पक्ष का चित्रण किया जाता है, महाकाव्य का एक देशीय रूप होता है, उद्देश्य की शीघ्र परिणित हो जाती है, जबकि नायक के जीवन का संपूर्ण चित्रण जो है ये इसकी विशेषता नहीं है, अर्थात विकल्प आपका दूसरा सही होगा। तो ये किसकी विशेषता है, तो आप बताएंगे ये महाकाव्य में होता है। किस में होता है, तो आप बताएंगे महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य। क्लियर है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 33, निम्न रचनाओं में कौन सी रचना खंड काव्य है। निम्न रचनाओं में कौन सी रचना खंड काव्य है। क्या रामचरितमानस है, क्या साकेत है, हल्दीघाटी, या फिर पद्मावत। कौन सी रचना खंड काव्य है, तो आप बताएं। क्या रामचरितमानस, साकेत, हल्दीघाटी, या फिर पद्मावत हो जाएगी। तो आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, तो हम लोग कहेंगे कि रामचरितमानस, साकेत और पद्मावत ये सभी क्या हैं, तो आप कहेंगे कि ये सभी महाकाव्य हैं, जबकि हल्दीघाटी एक खंड काव्य है, अर्थात विकल्प 3 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन सी रचना महाकाव्य है। अब यहाँ आपको महाकाव्य बताना है कि कौन सी रचना महाकाव्य है। क्या रश्मिरथी महाकाव्य है, क्या श्रवण कुमार महाकाव्य है, सत्य की जीत महाकाव्य है, या फिर उर्वशी हो जाएगी। तो कौन सी रचना महाकाव्य है, तो यहाँ पर क्या बताएंगे कि जो उर्वशी है ये महाकाव्य है। ठीक है, अर्थात विकल्प 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, आदिकालीन महाकाव्य है। आदिकालीन महाकाव्य कौन सा है। क्या पृथ्वीराज रासो होगा, रामचरितमानस होगा, रामचंद्रिका होगा, या फिर प्रियप्रवास हो जाएगा। तो यहाँ पर आदिकालीन महाकाव्य कौन सा होगा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि आदिकालीन महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, अर्थात विकल्प 1 सही होगा। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम क्या है, रचनाकार कौन होंगे, ये आप बताएंगे। प्रियप्रवास जो है ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 36, प्रश्न संख्या 36, आधुनिक काल का महाकाव्य है। आधुनिक काल का महाकाव्य कौन सा हो जाएगा। क्या साकेत है, प्रियप्रवास है, उर्वशी, या फिर उपरोक्त सभी हैं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा,
1, 2, 3 या 4। तो बताएंगे कि साकेत, प्रियप्रवास, उर्वशी ये सभी आधुनिक काल के महाकाव्य हैं, अर्थात विकल्प 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी। साकेत ये किसकी रचना है? तो बताएंगे मैथिली शरण गुप्त। प्रियप्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 मध्यकालीन महाकाव्य है। अब आपको बताना है मध्यकालीन महाकाव्य। तो मध्यकालीन महाकाव्य में क्या बताएंगे? क्या रामचरितमानस होगा, पद्मावत होगा, पृथ्वीराज रासो, या फिर 1 तथा 2 दोनों हो जाएंगे? तो इसमें कौन सा हो जाएगा मध्यकालीन महाकाव्य? तो क्या बताएंगे कि मध्यकाल कब स्टार्ट होता है? तो बताएंगे हम लोग ये जो है 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक के समय को मध्यकाल कहते हैं, अर्थात भक्ति काल की बात कर रहे हैं। तो रामचरितमानस और पद्मावत दोनों ही रचनाएं भक्ति काल की हैं, अर्थात विकल्प 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है और पद्मावत जो है ये जायसी की रचना है। और पद्मावत का जो है समय सीमा क्या है? तो आप बताएंगे 1540। ठीक है, 1540। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 रीतिकालीन महाकाव्य है। आपको बताना है रीतिकालीन महाकाव्य कौन सा है? क्या सूरसागर होगा, क्या बिहारी सतसई होगा, रामचंद्रिका होगा, या फिर रामचरित्र मानस हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा रीतिकालीन महाकाव्य? विकल्प 1, 2, 3 या 4 हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि रीतकालीन महाकाव्य में रामचंद्रिका आती है, अर्थात विकल्प 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और रामचंद्रिका को किसने लिखा है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और प्रश्न संख्या 39 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रश्न संख्या 39 मुक्तक काव्य के लक्षण हैं। तो मुक्तक काव्य के लक्षण कौन कौन से हैं? क्या गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति है? क्या समासिकता का प्रयोग है? कल्पना की समाहार शक्ति है? या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा? तो मुक्तक काव्य के लक्षण कौन कौन से होंगे? तो हम लोग क्या बताएंगे कि मुक्तक काव्य के लक्षण में गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल यश। समासिकता का प्रयोग भी होता है, ये भी सही है। कल्पना की समाहार शक्ति इसमें निहित होती है, अर्थात हमारा जो उत्तर हो जाएगा मुक्तक काव्य के लक्षणों में उपरोक्त सभी होगा। विकल्प आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 वर्तमान में किसकी उपादेयता अधिक है? वर्तमान में किसकी उपादेयता अधिक है? क्या खंड काव्य की है, क्या मुक्तक काव्य की है, महाकाव्य की, या फिर प्रगीति काव्य की है? तो वर्तमान में किसकी उपादेयता ज़्यादा है या कौन से ज़्यादा प्रचलन में है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, या फिर प्रगीति काव्य होगा। तो बताएंगे कि वर्तमान में जो सर्वाधिक प्रचलन में है वो मुक्तक काव्य है, अर्थात विकल्प 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन बहुत ही बेहतर लग रहा होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 41 भरत मुनि के बाद वैदर्भ और गौड़ 2 मार्ग किसने प्रशस्त किए? तो भरत मुनि के बाद वैदर्भी रीति और गौड़ीय रीति का प्रतिपादन किसने किया है, प्रशस्त किसने किया है? क्या भामा ने किया है, रुद्रट महोदय ने किया है, दंडी ने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो यहाँ कौन सा विकल्प हो जाएगा? क्या बताएंगे हम लोग कि भरत मुनि के बाद वैदर्भ और गौड़ 2 मार्ग किसने प्रस्तुत किए हैं? तो कहेंगे भामा जी ने किए हैं, अर्थात विकल्प 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न संख्या 42 वामन ने रीति का आधार किसे माना है? तो वामन ने रीति का आधार किसे माना है? क्या रस को माना है, अलंकार को माना है, गुण को माना है, या फिर दोष को माना है? क्या बताएंगे आप? तो क्या बताएंगे? तो हम लोग क्या बताएंगे कि वामन ने जो है रीति का आधार किसे माना है? कहेंगे वामन ने रीति का आधार गुण को माना है, अर्थात विकल्प 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43
वामन के अनुसार गुणों की संख्या है, कि वामन के अनुसार अर्थात वामन ने गुणों की संख्या कितनी मानी है। तो आप क्या बताएंगे, क्या 10 मानी है, 40 मानी है, 30 मानी है या फिर 20 मानी है। तो वामन ने गुणों की संख्या कितनी मानी है, तो हम बताएंगे कि वामन ने गुणों की संख्या 20 मानी है। और 10 गुणों की संख्या किसने मानी है, तो आप बताएंगे भरत मुनि ने और दंडी ने, इन दोनों ने गुणों की संख्या 10-10 मानी है और वामन ने 20 मानी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 44, मम्मट के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है। तो मम्मट के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है, क्या 4 है, 3 है, 6 है या फिर 2 है। अर्थात मम्मट ने गुणों की संख्या कितनी मानी है। तो क्या बताएंगे, तो बताएंगे कि मम्मट ने गुणों की संख्या 3 मानी है। अर्थात विकल्प आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे हम लोग। 200 की विपरीतता को गुण किसने माना है। 200 की विपरीतता को गुण किसने माना है, क्या रुद्रट ने माना है, क्या उद्भट महोदय ने माना है, वामन ने या फिर भरत मुनि ने माना है। तो 200 की विपरीतता को गुण किसने माना है, तो क्या बताएंगे, तो कहेंगे भरत मुनि ने माना है। अर्थात विकल्प 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न संख्या है अगला 46। आचार्य वामन के अनुसार काव्य का सर्वोत्तम तत्व कौन सा है, कि वामन ने काव्य का सर्वोत्तम तत्व किसे माना है, क्या गुण को माना है, अलंकार को माना है, रस को माना है या फिर छंद को माना है। तो क्या बताएंगे कि वामन ने काव्य का सर्वोत्तम तत्व गुण को माना है। अर्थात आपका विकल्प 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, काव्य गुण को रस के संदर्भ में किसने स्थापित किया। काव्य गुण को रस के संदर्भ में किसने स्थापित किया है, क्या वामन ने स्थापित किया है, क्या मम्मट ने स्थापित किया है, भरत मुनि ने या फिर रुद्रट महोदय ने स्थापित किया है। तो आप क्या बताएंगे कि रस को जो है काव्य गुण किसने स्थापित किया है, तो बताएंगे मम्मट महोदय ने किया है। अर्थात विकल्प 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न संख्या 48 हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 48 देखते हैं कि प्रश्न संख्या 48 में क्या कहा गया है। माधुर्य गुण में रस का क्षेत्र है। तो माधुर्य गुण में रस का क्षेत्र क्या है, क्या करुण है, क्या शांत है, श्रृंगार है या फिर उपरोक्त तीनों हो जाएंगे। तो माधुर्य गुण में रस का क्षेत्र क्या होगा, तो बताएंगे शांत होता है, श्रृंगार है, करुण है। अर्थात उपरोक्त तीनों हो जाएंगे। विकल्प आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 और 49 में क्या कहा है, वामन ने किस संप्रदाय की स्थापना की। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि वामन ने किस संप्रदाय की स्थापना की। क्या रस संप्रदाय की स्थापना की है, अलंकार संप्रदाय की स्थापना की, रीति संप्रदाय की या फिर उपरोक्त सभी संप्रदायों की स्थापना वामन ने की है। तो क्या बताएंगे कि वामन महोदय ने जो है रस संप्रदाय की स्थापना की है। अर्थात विकल्प आपका 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और प्रश्न संख्या 50, माधुर्य गुण में किस वर्ग के अक्षरों का निषेध है, कि जो माधुर्य गुण है उसमें किन किन अक्षरों का निषेध किया जाता है। क्या चा वर्ग का है, पा वर्ग का है, टा वर्ग का है या फिर का वर्ग का है। किस गुण के किस वर्ग के अक्षरों को माधुर्य गुण में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बताएंगे कि आपका जो टा वर्ग होता है वो माधुर्य गुण में निषेध है। अर्थात सम्मिलित नहीं किया जाता है। विकल्प 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 49 जो है, इसमें सॉरी गलती हो गई है मेरे भाई। प्रश्न संख्या 49 में देखेंगे कि वामन ने किस संप्रदाय की स्थापना की है।
तो वामन ने किस संप्रदाय की स्थापना की है, तो आप बताएंगे, इसको आप सही कर लीजिए। वामन ने रीति संप्रदाय की स्थापना की, अर्थात विकल्प 3 सही होगा। रस संप्रदाय की स्थापना भरत मुनि ने की है। किसने की है? भरत मुनि ने। और अलंकार संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे भामा जी हैं। ये जल्दबाजी में गलत हो गया हमसे, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का अभ्यास किया है। शेष जो 50 प्रश्न अभी और बचे हुए हैं, इसमें टोटल इस पीडीएफ में 100 प्रश्न हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कुल 100 प्रश्नों की श्रृंखला दी है। आज समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम इसको पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 2 आप देखना ना भूलें, बहुत जल्द आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा। ठीक है, अगले दिन ही पार्ट 2 आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग 50 प्रश्न, महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का अभ्यास किया है काव्यशास्त्र में, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा। आप बेहतर हिंदी पढ़ने के लिए, हमारे साथ अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी हमें भी मौका मिले और बेहतरीन चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाने का। तो आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल करते रहें, और विशेषकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि गर्मियां चल रही हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें और बेहतर अध्ययन करते रहें अपना। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को और जांच सकते हैं, परख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। अपना रिवीजन आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं तो आप रिवीजन के तौर पर यहां से क्लासेस ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे हम लोग पार्ट 2 काव्यशास्त्र में। थैंक यू, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।